हमारी वर्तमान समस्या ये है कि हम शी जिनपिंग से बात करना चाहते हैं, परंतु उन्होंने हाल ही में काफी शक्ति खो दी है। इसका मतलब है कि वह सबसे पहले अमेरिका के साथ किसी भी तरह के समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि इससे वह कमजोर दिखेंगे। परंतु अब शायद उनके पास ऐसा करने का अधिकार भी नहीं है। चीन के पास विकल्प कम हो रहे हैं। उनकी अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर है। इस समय उनकी अर्थव्यवस्था ऐसी लगती है जैसे कोई जब अमेरिका और चीन ने 30 दिन के लिए टैरिफ पर विराम पर सहमति जताई, ऐसा लगा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने सबसे बुरा समय पार कर लिया है। आखिरकार अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि चीन में हालात कितने नाजुक हो रहे थे। कारखाने बंद हो रहे थे, लोगों की नौकरियां जा रही थीं और आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अपने स्वभावानुसार ही कार्य कर रही है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी समझौतों का उल्लंघन करती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में यही ट्वीट किया था। 2 हफ्ते पहले चीन गंभीर आर्थिक संकट में था। ऊंचे टैरिफ्स के कारण चीन के लिए अमेरिका के विशाल बाजार में व्यापार करना मुश्किल हो गया था। हमने चीन के साथ व्यापार अचानक रोक दिया, जो उनके लिए बहुत हानिकारक था। कई फैक्ट्रियां बंद हो गईं और नागरिक अशांति भी थी। मैंने देखा कि क्या हो रहा था और मुझे यह पसंद नहीं आया। उनके लिए, हमारे लिए नहीं। मैंने चीन के साथ तुरंत समझौता किया ताकि उन्हें उस भयंकर स्थिति से बचा सकूं जो मेरे विचार से होने वाली थी, और मैं ऐसा नहीं चाहता था। इस समझौते के बाद सब कुछ शीघ्र ही सामान्य हो गया और चीन अपने नियमित कामकाज में वापस लौट आया। सभी प्रसन्न थे। यही शुभ समाचार है। बुरी खबर यह है कि चीन ने अमेरिका के साथ अपने समझौते का पूरी तरह से उल्लंघन किया है, जो शायद कुछ लोगों के लिए आश्चर्यजनक नहीं है। तो ये है मिस्टर नाइस गाय बनने का परिणाम। जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं उन्हें यह जानकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। हम इसे जानते हैं। यह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यप्रणाली है। 2019 में उन्होंने एक समझौते पर सहमति जताकर ऐसा ही किया था। उन्होंने जिस पर सहमति जताई थी उसे पूरा नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि इसका कोई परिणाम नहीं होगा। लेकिन इस बार मामला अलग है। चीन पहले से ही गंभीर आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है और टैरिफ युद्ध ने स्थिति को और खराब कर दिया है। 1 महीने से पहले हमने रिपोर्ट किया था कि चीन के बिखरने का खतरा है। अभी अपनी स्क्रीन पर यह देख सकते हैं। कुछ ही हफ्तों बाद वह खबर मुख्य धारा में आई और राष्ट्रपति ने भी इसके बारे में बात की। मेरा मानना है कि अगर मैंने चीन के साथ वो समझौता नहीं किया होता तो चीन टूट गया होता। हम टूटने वाले नहीं थे और ना ही अब हैं। वे टूट गए होते। आप जानते हैं हमारे देश में बहुत जज्बा है, और जानते हैं क्यों? क्योंकि 5 नवंबर की वजह से हमारे देश में फिर से जज्बा आ गया है। अगर आप मुख्यधारा मीडिया द्वारा छोड़े गए विषयों पर कवरेज देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। दुर्भाग्य से यह गंभीर स्थिति भी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए वार्ता के दौरान किए गए वादों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। बातचीत में बनी सहमति को संक्षेप में दोहराते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात जो हम चर्चा कर रहे हैं वो है चीन को खोलना, और उन्होंने इसके लिए सहमति जताई है, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। आप जानते हैं इसे कागज पर उतारना इतना आसान नहीं है, लेकिन मेरे लिए यही सबसे अहम बात है। कुछ लोग इससे असहमत होंगे और कहेंगे कि हम टैरिफ से बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन खासकर जब आप इसमें वो जोड़ते हैं जो पहले से है। याद रखें, हम पहले से ही स्टील और विभिन्न वस्तुओं पर 50% शुल्क ले रहे हैं। ये आंकड़ों में शामिल नहीं है। आप उसे जोड़ सकते हैं, परंतु मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात खुलापन है। मुझे लगता है कि अगर हम अंदर जाकर प्रतिस्पर्धा कर सकें और चीन से मुकाबला कर सकें तो ये हमारे व्यवसायों के लिए शानदार होगा। ये चीन के लिए बहुत सारी नौकरियां होंगी। उन्हें नौकरियों की सख्त जरूरत पड़ने पर ही ऐसा होगा, और यही वो बात है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये जोड़ने के लिए एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। मैंने स्कॉट को अगले दिन बात करते देखा। शायद वह ऐसा नहीं कहना चाहता था, लेकिन मैंने कहा कि इसे कहना ठीक है। देखो, अगर हमें ये नहीं मिलता तो नहीं मिलता, लेकिन अगर हमें ये नहीं मिलता तो ये कोई सकारात्मक बात नहीं होगी। लेकिन अगर हमें ये मिल जाता है तो मुझे लगता है कि ये शायद सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी जो हुई है, क्योंकि अगर आप सोचें तो हमने अपना देश चीन के लिए खोल दिया। वे आते हैं, हमारे पास बहुत कम पाबंदियां हैं। उन्होंने हमारे लिए अपना देश नहीं खोला, जो मुझे समझ नहीं आया। ये सही नहीं है। अब वे चीन को पूरी तरह से खोलने के लिए राजी हो गए हैं।
और मुझे लगता है कि ये चीन के लिए शानदार होगा, मुझे लगता है कि ये हमारे लिए भी शानदार होगा, और मुझे लगता है कि ये एकता और शांति के लिए भी बहुत अच्छा होगा। चीन भी अपनी सभी गैर आर्थिक बाधाओं को निलंबित और हटा देगा, इसके लिए उन्होंने सहमति दी है। देखिए, वे बहुत सारी हैं, लेकिन फिर भी मेरे लिए उस बैठक से सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने सहमति जताई है। अब हमें इसे लिखित रूप में लेना है, लेकिन उन्होंने चीन को खोलने की सहमति दी है। स्विट्जरलैंड में 2 हफ्ते पहले हुई वार्ता में इस मुद्दे पर सहमति बनी थी, जो सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक था। दूसरी बात जो तय हुई थी कि वार्ता जारी रहेगी, इसीलिए हमने टैरिफ पर 30 दिन की रोक लगाई थी। हमने टैरिफस पूर्णतः नहीं हटाए थे, बल्कि 30 दिन के लिए रोक लगाई थी। हम एक दीर्घकालिक समझौते पर चर्चा जारी रखेंगे और चीन अपना बाजार खोलेगा। यही हमें याद रखना चाहिए कि चीन अमेरिका जैसा नहीं है, और मुझे यकीन है कि आप लोग सोच रहे होंगे, हाँ, हमें ये पहले से पता है, लेकिन ये फर्क उनकी कंपनियों में बहुत साफ दिखता है। आप देखेंगे कि बहुत सी चीनी कंपनियां, खासकर जो सबसे ज्यादा मुनाफा कमाती हैं, वे असल में न तो सार्वजनिक रूप से स्वामित्व वाली हैं और न ही निजी स्वामित्व वाली। जब मैं सार्वजनिक स्वामित्व कहता हूं, तो मेरा मतलब है कि वे असल में शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं हैं, न ही चीनी शेयर बाजार में, और न ही वे चीनी नागरिकों के स्वामित्व में हैं। राज्य इन कंपनियों के मालिक हैं और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारी उनके मुनाफे का बड़ा हिस्सा पाते हैं। इसलिए वे नहीं चाहते कि अमेरिकी कंपनियां चीन में प्रतिस्पर्धा करें, क्योंकि इससे न सिर्फ चीनी कंपनियों बल्कि पार्टी अधिकारियों को भी नुकसान होता है। वे इस बंद बाजार से लाभ कमा रहे हैं और अमेरिका बाजार खोलने का दबाव बना रहा है, परंतु चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि उन्हें बाजार बंद रखने का सीधा फायदा है। समस्याएं यहीं खत्म नहीं होती। चीन ने मान लिया था कि वह टैरिफ युद्ध के दौरान उठाए गए जवाबी कदमों को हटा देगा। अमेरिका चीन को डॉलर 140 अरब के सामान का निर्यात करता है, जबकि चीन अमेरिका को डॉलर 450 अरब के सामान का निर्यात करता है। यानी अगर अमेरिका चीन से आने वाले सभी सामानों पर 125% टैरिफ लगाता है, तो यह चीन के लिए अमेरिका द्वारा चीन को भेजे जाने वाले सामानों पर चीन द्वारा 125% टैरिफ लगाने से कहीं अधिक नुकसानदायक होगा। इसी वजह से जवाब देने के लिए चीन सिर्फ टैरिफ ही नहीं लगा रहा था, वह रणनीतिक उद्योगों जैसे रेयर अर्थ्स पर भी निशाना साध रहा था। हमने इस विषय पर चैनल पर पहले भी काफी चर्चा की है कि चीन का रेयर अर्थ रिफाइनिंग पर लगभग एकाधिकार है। इसलिए जब टैरिफ शुरू हुआ, चीन ने अमेरिका या अमेरिकी कंपनियों को रेयर अर्थ्स का निर्यात लगभग बंद कर दिया। परंतु जब वार्ता हुई और 30 दिन का विराम आया, चीन ने रेयर अर्थ्स पर लगे सभी प्रतिबंध हटाने पर सहमति दी। और इसलिए आज इस समझौते के साथ हम इस बात पर सहमत होते हैं कि हमारा पारस्परिक टैरिफ रेट तय हो गया है। यह 10% तक कम हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ से यह 10% तक आ जाएगा, यानी यह 115% से घटकर 10% हो जाएगा। हम 90 दिनों की विराम अवधि के लिए बातचीत शुरू करते हैं, जिसके प्रति चीन और अमेरिका दोनों प्रतिबद्ध हैं। चीन ने भी अपनी ओर से टैरिफ 115% से घटाकर 10% कर दिए हैं और अपने जवाबी उपाय भी हटा लिए हैं। स्पष्ट रूप से कहूं तो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पहले लागू किए गए अन्य उपाय, चाहे वे 2018 के टैरिफ उपाय हों या उसके बाद के अन्य वैधानिक अधिकारों के तहत टैरिफ, फेंटानिल से जुड़े टैरिफ, वे अभी के लिए बिना बदलाव के बने रहेंगे। मैं बस एक बात कहना चाहूँगा कि चीनी और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों ने फेंटानिल पर रचनात्मक रूप से साथ मिलकर काम करने पर सहमति जताई है और इसमें भी एक सकारात्मक रास्ता है। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि चीन इस वादे को निभा रहा है। टैरिफ युद्ध शुरू होते ही चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी व्यवस्था बदल दी। उन्होंने कहा कि चीन में रडार का निर्यात करने वाली किसी भी कंपनी को अधिकारियों से मंजूरी लेनी होगी। सभी को उम्मीद थी कि युद्ध विराम की शुरुआत में चीन उन अमेरिकी कंपनियों को रेयर अर्थ्स निर्यात की अनुमति देगा जो ऐसा करना चाहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा लगता है कि अधिकारी अभी भी अमेरिकी कंपनियों को मंजूरी देने में देरी कर रहे हैं, भले ही चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने इसके लिए सहमति दी थी। इस पर और जानकारी यहाँ है। चीन संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के बावजूद अपने रेयर अर्थ्स पर नियंत्रण नहीं हटा रहा है। अप्रैल में शुरू की गई व्यवस्था निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाती, परंतु प्रत्येक शिपमेंट हेतु सरकारी अनुमति अनिवार्य है। नई व्यवस्था के कारण कंपनियों को हफ्तों की देरी हुई है, जिससे ऑटोमोबाइल से लेकर रक्षा तक की कई अमेरिकी उद्योगों में डर पैदा हो गया है। मंजूरी एक बैच एक लाइसेंस नियम के तहत दी जाती है, यानी हर शिपमेंट के लिए नया परमिट जरूरी होता है
और उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। चीन ने 28 अमेरिकी कंपनियों को अपनी निर्यात नियंत्रण सूची से हटाया है। इसका मतलब है कि एरोस्पेस और डिफेंस कंपनियों पर चीन से ड्यूअल यूज मटेरियल्स खरीदने का बैन हट गया है और उनके चीनी सप्लायर्स अब रेयर अर्थ मैग्नेट्स के एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यह देखना बाकी है कि क्या बीजिंग आखिरकार अमेरिकी रक्षा कंपनियों को लाइसेंस देगा या नहीं। चीन के रेयर अर्थ निर्यात नियंत्रण विशेष रूप से अमेरिकी रक्षा उद्योग को निशाना बनाने के लिए बनाए गए थे और मुझे नहीं लगता कि चीन इस नीति से पीछे हटेगा। से थॉमस कुमार, सिंगापुर स्थित मिनरल्स और मेटल सप्लाई चेन फर्म जिंजर इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के निदेशक। यह साफ है कि यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यह उन सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है जिन तक चीन की पहुंच थी और वह इसे व्यापार वार्ताओं के दौरान दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। परंतु अब वह सहमति के बाद भी अपने वादों को पूरा करने के बजाय नौकरशाही के पीछे छिप रहा है। चीन का दावा है कि अनुमतियां सबके लिए विलंबित हैं, जिससे अमेरिकी कंपनियों को मंजूरी नहीं मिल रही, लेकिन ऐसा नहीं लगता। हमें न सिर्फ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पर भरोसा नहीं, बल्कि चीन समझौते के अन्य हिस्से भी पूरे नहीं कर रहा। सब मिलाकर यह जानबूझकर देरी जैसा प्रतीत होता है। चीन ने इस बात पर सहमति जताई थी कि वह दीर्घकालिक समझौते पर बातचीत जारी रखेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि बातचीत रुक गई है। दरअसल हालात इतने खराब हो गए हैं कि मुख्य वार्ताकार स्कॉट बेसेंट सार्वजनिक रूप से यह बात कह रहे हैं। आप खुद सुनिए। और चीन के बारे में क्या, खासकर चीन के बारे में, और जाहिर है कि वह बातचीत एक अलग जगह से शुरू हुई थी। आप अब उन वार्ताओं को कैसे वर्णित करेंगे? मैं कहूँगा कि वे थोड़ी अटकी हुई हैं। मुझे विश्वास है कि अगले कुछ हफ्तों में हमारी उनसे और बातचीत होगी और मुझे लगता है कि किसी समय राष्ट्रपति और पार्टी चेयर शी के बीच एक कॉल हो सकती है। तो ये रुका हुआ है। एक समय था जब राष्ट्रपति को लगा था कि ये काफी अच्छे से आगे बढ़ रहा है। फिर से मुझे लगता है कि बातचीत की गंभीरता और जटिलता को देखते हुए इसमें दोनों नेताओं को एक दूसरे के साथ चर्चा करनी होगी। उनके बीच बहुत अच्छा संबंध है और मुझे पूरा विश्वास है कि जब राष्ट्रपति ट्रंप अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट करेंगे तो चीनी लोग बातचीत के लिए जरूर आएंगे। यह सामान्य से कुछ भिन्न हो सकता है। चीन को व्यापार समझौते की जरूरत होने के बावजूद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी बातचीत में देरी क्यों कर रही है? चीनी अर्थव्यवस्था अमेरिका पर निर्भर है। 2 दिन पूर्व हमने एक वीडियो जारी किया था कि चीन को खर्च करने में परेशानी है। चीनी नागरिक अपनी आय का लगभग 38% ही खर्च करते हैं, जो विश्व में सबसे कम में से है, जबकि अमेरिकी नागरिक अपनी आय का करीब 70% खर्च करते हैं। चीनी उत्पादकों को अमेरिकी बाजारों तक पहुंचने की आवश्यकता और इच्छा है। तो आप सोचेंगे कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी बातचीत के लिए तैयार होगी और जल्द से जल्द व्यापार समझौता करने का प्रयास करेगी। तो फिर वे देरी क्यों कर रहे हैं? यदि आप लंबे समय से चीन पर नजर रखते हैं तो आप 2018 में ट्रंप प्रशासन और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच हुए पहले व्यापार युद्ध के दौरान दिखाई देने वाले पैटर्न को पहचान सकते हैं। वही बात अब फिर हो रही है। शी कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जो चीनी वार्ता की सामान्य रणनीतियां हैं। सबसे पहले वह समय निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने प्रस्तावित किया है कि टैरिफ हटाने के बाद बातचीत शुरू हो और वे इसे अगली सरकार तक खींचना चाहते हैं। ट्रंप को बकरी रेडियो से पहचान हो सकती है और वे देरी और विस्तार की रणनीति में नहीं फंस रहे हैं। याद रखिए, 2020 में फेज 1 ट्रेड एग्रीमेंट ट्रंप के पहले कार्यकाल के अंत के करीब हुआ था, जबकि वे लगभग पूरे समय बातचीत कर रहे थे। शी ने शायद सबक सीखा है। वह सलामी स्लाइस करना चाहते हैं, जिसे हम चीनी दुनिया में कहते हैं। आप सलामी से शुरू करते हैं और बातचीत के विभिन्न चरणों से गुजरते हैं, जहां हर कदम पर आपका नया सामने वाला पक्ष केवल एक स्लाइस मांगता है। तो जब तक आप साइनिंग तक पहुंचते हैं, सलामी बचती ही नहीं है। शी और चीन हमेशा ये चाल चलते हैं। मुझे यकीन है कि ट्रंप ने सबक सीखा है और इसलिए वह कुछ भी करने से मना कर रहे हैं जब तक शी जिनपिंग फोन पर सौदा नहीं करते। इस राय में सब कुछ भविष्यवाणी अनुसार नहीं हो सकता,
क्योंकि सभी पक्ष बातचीत के अनुसार रणनीति बदलते हैं, परंतु यही मूलतः चीनी योजना है और पहले भी उन्होंने ऐसा ही किया था। क्या आपको याद है कि ट्रेड वॉर की शुरुआत में चीनी अधिकारियों ने कहा था कि वे तब तक बातचीत नहीं करेंगे जब तक अमेरिका टैरिफ वापस नहीं लेता, लेकिन वास्तव में वे पहले से ही अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट के साथ बातचीत कर रहे थे, जैसा कि उन्हें विभाग में प्रवेश करते देखा गया और पत्रकारों द्वारा उनकी तस्वीरें ली गईं। पत्रकार की तस्वीरें डिलीट करवाने की कोशिश करने पर वे उस पर बहुत नाराज हो गए। दुर्भाग्यवश चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए यह संयुक्त राज्य अमेरिका है और यहाँ प्रेस की स्वतंत्रता है। लेख प्रकाशित होने पर पता चला कि चीनी प्रवक्ता जब कह रहा था कि चीन बातचीत नहीं करना चाहता, तो वह झूठ बोल रहा था, क्योंकि वह लगातार बातचीत कर रहे थे, जबकि दुनिया को बता रहा था कि चीन बातचीत नहीं कर रहा है। ये वही देरी और विस्तार की रणनीति थी। चीन किसी बात पर सहमत होता है, लेकिन फिर उसे बढ़ाना, देरी करना या उस पर अमल नहीं करना चाहता। वे आशा कर रहे हैं कि जन दबाव के कारण अमेरिकी प्रशासन उन्हें धीरे धीरे और रियायतें देगा। उनकी योजना देरी और विस्तार की है। वे इसे जितना संभव हो उतना लंबा खींचना और सहमति के बावजूद उसे पूरा न करना चाहते हैं। इस बार 2020 की तुलना में स्थिति भिन्न है। चीन द्वारा समझौतों का पालन न करने पर अमेरिका पीछे नहीं हट रहा है। ट्रंप ने अमेरिकी चिप सॉफ्टवेयर आपूर्तिकर्ताओं को चीन को बेचना बंद करने का आदेश दिया है। यह कदम प्रशासन द्वारा चीन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स विकास क्षमता को रोकने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है, ताकि वह अपने भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी पर तकनीकी बढ़त हासिल कर सके। अप्रैल में वॉशिंगटन ने NVIDIA के चीन विशिष्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था। मुझे यकीन है कि हम सभी जानते हैं कि यही भविष्य है और यही वजह है कि हम वहां दबाव बना रहे हैं जहां चीन को सबसे ज्यादा महसूस होता है। इसके अलावा बात यहीं खत्म नहीं होती। हाल ही में रूबियो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने घोषणा की कि वह कई चीनी छात्रों के वीजा रद्द करेंगे, खासकर उन लोगों के जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से करीबी संबंध रखते हैं। ये सभी कदम टैरिफ युद्ध का हिस्सा लग सकते हैं, लेकिन वास्तव में हैं, क्योंकि टैरिफ युद्ध असल में व्यापार को संतुलित करने और व्यापारिक प्रथाओं को निष्पक्ष बनाने के बारे में है। चीन अमेरिकी कंपनियों को गैर व्यापारिक बाधाओं से रोकता है और उद्यमियों और नागरिकों से चोरी करता है। ये सारी कार्रवाइयां इसी को निशाना बना रही हैं। कई चीनी छात्रों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के निर्देश पर यहां आकर अत्याधुनिक शोध की जासूसी करने और नतीजे चीन भेजने का काम सौंपा जाता है। और यही वजह है कि हम उन छात्रों के वीजा पर कार्रवाई कर रहे हैं जिनके चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से करीबी संबंध हैं, क्योंकि हम इसे बंद करना चाहते हैं। चीन अमेरिकी उद्यमियों को लूटने, जासूसी और चोरी में सफल रहा क्योंकि हमने उन्हें ऐसा करने दिया, लेकिन अब यह बदलता दिख रहा है। YouTube ने एक चौंकाने वाली घोषणा की है। यह क्रिएटर्स को प्रतिदिन $64 मिलियन का भुगतान कर रहा है। क्यों? YouTube के पास अभी पर्याप्त क्रिएटर्स नहीं हैं। इसीलिए आपके होम पेज पर कम व्यूज वाले वीडियो दिखाई देते हैं, जैसे ये वाला। इसका मतलब ये नहीं कि सभी को YouTube चैनल शुरू करना चाहिए, लेकिन अगर आपने कभी YouTube चैनल या बिना चेहरे वाला चैनल शुरू करने के बारे में सोचा है, तो अब बिल्कुल सही समय है।